इकोनॉमी कैसा दिख रहा है आपको, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? और बात ऐसी है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी 6.5% से ग्रोथ करेगी 2025-26 में। इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, इसमें मुझे कोई भी मतलब किसी किस्म का भी डाउट नहीं है। ऐसी जीडीपी हासिल करके हम लोग क्या कर लेंगे जहाँ पे जो अमीर है वो अमीर रहेगा और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा? नहीं तो पहली तो इस बात का, और आज भी इस पर आजकल क्योंकि बात चल रही है तो इस बात को साफ कर लेना चाहेंगे। ये भी तय है और उसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि जो इनइक्वालिटी पहले थी उससे अभी हमारी कम है। जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है सर पूरी दुनिया में, जियो पॉलिटिक्स जैसे चल रहा है, जैसे जियो इकोनॉमिक चल रहा है, जो पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ है स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में, वो बड़े प्रॉब्लम हैं हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को स्टॉल करने के में? नहीं है। जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी उसमें वो कोई अपना रास्ता बना लेंगे। और इस समय अगर हमारी ये हो जाए कि हम सरकार उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए लगे, सरकार की जो स्कीम्स हैं उससे मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर के बढ़ने से ही हमारी आर्थिक गति तेज होगी और बढ़ेगी। वो ये कि मेरा अपना मानना है, निजी मानना है कि हमारे हज़ारों साल से ये देश की तरक्की और इसका नाम सोने की चिड़िया पड़ा हमारे निजी निवेशकों की वजह से और निजी व्यवसायों की वजह से और प्राइवेट सेक्टर के ट्रेडर्स की वजह से। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आज बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, नीतियां और देश के भविष्य की राह कैसी होगी उस पर। हमारे साथ हैं एक ऐसा नाम जो भारतीय आर्थिक परिदृश्य, उसके चिंतन और नीति निर्धारण का एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर देश की शीर्ष नीतिगत संस्थाओं का नेतृत्व कर चुके हैं, न केवल एक विद्वान अर्थशास्त्री हैं बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी हैं। उनका योगदान कृषि सुधार, रोजगार नीति और सतत विकास और अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सबने देखा है, मैंने भी देखा है पर्सनली। उन्होंने एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसमें काम किया है। CII के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे। फिक्की और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे मशहूर संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। 1991-95 तक मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में उन्होंने काम किया और भी कई सरकारें इस देश में आई, उसमें इन्होंने अलग अलग तौर पर काम किया, अलग अलग ओहदे पर काम किया। पहले फाउंडेशन इंडिया इन्होंने स्थापित किया 2013 में, जो इस देश में थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है। इनके अपनी दुनिया है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है और अर्थशास्त्र का भरपूर ज्ञान है इनके पास। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो इतने जगह आपने काम किया, इतना एक्सपोजर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर भारत सरकार के अलग अलग ओहदे पे काम किया, अलग अलग सलाहकार के रूप में काम किया, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। तो हम जैसे लोगों के लिए कुछ बचा है क्या इसमें? आप ही लोगों के लिए सब बचा है, क्योंकि वो अर्थशास्त्री जो समाज से न सीखे जी और आम लोगों से न सीखे जी, वो अच्छा अर्थशास्त्री नहीं होता, क्योंकि उसका जो है वो अपनी धरती से उसका ताता टूट जाता है और वो बाहर देखते और बाहर के मॉडल्स को लेकर वो यहाँ पे नीति बनाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। और इसलिए मेरा मानना ये पूरी तरह से मेरा ये मानना है कि हमारे देश में वही अर्थनीति, वही आर्थिक नीति कामयाब होगी जो कि हमारी ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी हुई है। और जब मैं नीति आयोग में था तो मैंने एक मॉडल दिया था कि नीति आयोग ऐसा होना चाहिए कि उसकी शक्ल एक फनल के रूप में होना चाहिए, कुप्पी के रूप में होना चाहिए, कि जिसका मुख जो है वो हमेशा समाज की ओर मुड़ा हुआ हो और उससे आइडियाज़, नए आइडियाज़ लेकर वो उनको रिफाइन करे और फिर वो सरकार की अमुक लाइन मिनिस्ट्री में भेजे, जिससे कि प्रगति हो सके। प्रगति है वो इसी तरह से होती है जबकि हम और आप जैसे लोग मिलकर, आप सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि आप एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक ही तरह से सोचें और देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में आदान प्रदान करते रहें
हम्म। और एक दूसरे के लिए जवाबदेही उनकी मौजूद हो, जी। तभी काम बनता है। अच्छा सर, एक ऐसे विषय की तरफ लौटते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। इस देश के टॉप अर्थशास्त्रियों में से आपका नाम आता है। अलग अलग जिम्मेदारियों में आपने काम किया है, प्राइवेट स्पेस में भी काम किया है, पब्लिक स्पेस में भी काम किया। अभी जब जुलाई के फिगर पे जाते हैं हम लोग, इस साल का 3.5 महीना चला गया इस फाइनेंशियल ईयर का। मॉनसून बढ़िया है, थोड़ा सा पैची कहीं कहीं है, छोड़ दीजिए उसको। इंटरेस्ट रेट बड़ा बिनाइन सा है, 3 कंसेक्यूटिव रेट कट्स हो चुके हैं, बड़ा पॉजिटिव माहौल है। सरकार में भी बैठे लोग जो सरकार के बाहर हैं वो सब कह रहे हैं कि अच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ग्रीप स्वीट स्पॉट सा दिख रहा है। अभी आप इकोनॉमी कैसा दिख रहा है आपको, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म में? पवन, बात ऐसी है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी 6.5% से ग्रोथ करेगी 2025-26 में। इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, इसमें मुझे कोई भी मतलब किसी किस्म का भी डाउट नहीं है, ये होगा जी। और मगर और उसके बाद 2026-27 में भी शायद ये इतनी ही रहे, हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, मगर वो क्योंकि वो उसका हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है वगैरह वगैरह। जी। ये बात बिल्कुल अपने आप में सही है। 2 चीज़ें हैं इसमें करने की। वो एक तो ये कि क्या ये पर्याप्त है कि 6.5 से अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे तो क्या ये पर्याप्त है, और यही क्या हमारी अर्थव्यवस्था की पोटेंशियल है, क्या हम अपने पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं और क्या ये पर्याप्त है। इन दोनों का जवाब ये है कि ये नहीं है जी। क्योंकि पर्याप्त इसलिए नहीं है कि अगर हम 6.5% पे ही बढ़ते रहे और मान लीजिए अब से लेके अगले 25 साल तक हम इसी दर पे बढ़ते रहे, तो जो हमारा अपना नेशनल गोल है विकसित भारत का, जिसका प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन के उभर जाएंगे 2047 से 50 में, वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उसके हासिल करने के लिए हमें 8 साढ़े 8 के दर से हमें बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना चाहिए, और हम बढ़ सकते हैं। इस बात की सच्चाई 2003 से 2011 तक के 8 साल में है, जबकि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% थी। तो इससे हमारा पोटेंशियल जो है, और वो OECD ने भी माना कि जो है वो हमारा पोटेंशियल 8.5% का है और उस पर हमें बढ़ना चाहिए। तो बात सिर्फ ये है कि 6.5% है। आज के विश्व की हालात देखते हुए, प्रोटेक्शनिज्म देखते हुए, जो फैक्शनिज्म हो रहा है उसको देखते हुए, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को देखते हुए 6.5% बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मगर जैसा कि मैंने कहा, इसमें हमें कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए कि भाई 6.5 हो गया, हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी व्यवस्था हो गए। तो ये इसमें हमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा बहुत ठीक है, चलो आराम, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होता है सर उस हम एक इल्यूजन में फंस गए हैं क्या कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ये बढ़िया हाँ, ये एक इको चैम्बर सा बन गया है। वो ये कि सब लोग कह रहे हैं हाँ भाई बहुत अच्छा है, हाँ भाई बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, तो इसलिए जो है वो हमने मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, मगर वो दोहरा रहा हूँ कि पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसे होगा तो हम लोग मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे, जो कि सारे लैटिन अमेरिकन का जो पूरा इतिहास है वो वही है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब लोग काफ़ी तेज़ी से पहले बढ़ते थे, सबसे दुनिया की सबसे जो है वो मजबूत अर्थव्यवस्था माने जाते थे, मगर फंसे हुए हैं। कोई 12 और हमसे बदतर हैं। बदतर तो नहीं है अभी भी कोई। हम देखिए ये दूसरी बात आपने उठाई, चौथी विश्व की सबसे चौथी बन बड़ी बहुत सी बात, मगर हमारी औसत आमदनी कितनी है, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? $3,000 है, और उन लोगों की अभी भी $10,000 $12,000 है। हमारी अगर औसत आमदनी के हिसाब से अगर हम लोग लगे तो मेरे ख्याल में हम लोग 100 के करीब आते हैं, क्योंकि दुनिया की जो औसत आमदनी है वो इससे ज़्यादा है। तो हमें जब भी बात हम लोग करें तो हमें उस पर देखना चाहिए। हाँ, मैं आपके लिए लिख के लाया था सर, इंडिया $2711 2024 का डेटा है पर कैपिटा GDP, और पर कैपिटा GDP। श्रीलंका 4325 USD, वियतनाम 4535 USD, भूटान 3913। तो केवल GDP, बांग्लादेश भी आगे। हाँ,
तो साइज देखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो हम और आपकी, हम लोग फिर एलीट में आते हैं तो हम लोग की बात अलग है, मगर आम हिंदुस्तानी की जिंदगी का आधार उसकी औसत आमदनी है ना, उसकी औसत आमदनी, और उसको सरकार के तरफ से कौन सी और सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कि सब अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी अपना एनवायरनमेंट, रहने की हाउसिंग वगैरह सब सरकार की तरफ से अच्छी मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। अभी हमारे लोगों का वो हाल नहीं है। गरीब भी आज जो व्यक्ति है जो कम कमा रहा है, जिसकी, वो भी चाहता है कि अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में भेजे, यहाँ पे उसके खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं। तो बात यह है कि औसत आमदनी पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और उसको जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा, उसको हमें जो हाई इनकम डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक की, $14,000 कम से कम उधर ले जाना है, उधर ले जाना है, ले जाना चाहिए, ले जाना है, ले जाना आवश्यक है, ले जाना बिल्कुल नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारे जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ जो है, और जो उसकी एक्सप्लोडिंग एस्पिरेशंस है, उसकी आकांक्षाएं आपने इतनी बढ़ा दी हैं, अगर वो वहाँ तक नहीं जाएगा तो फिर हम लोग अच्छा सर, अक्सर एक आपके जैसे लोग जो मतलब आपको मैं थोड़ा दूसरी वाली कैटेगरी में रखता हूँ। ज़्यादातर अर्थशास्त्री सिर्फ जीडीपी के ग्रोथ और जीडीपी के साइज पे बात करते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी नज़र नहीं आती सर, जिसमें आपका बैंकिंग इंडेक्स नज़र नहीं आएगा, जिसमें आपका हेल्थ इंडेक्स नज़र नहीं आएगा, जिसमें आपका एजुकेशन इंडेक्स नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा जीडीपी हासिल करके, मैं आपकी बात को थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूँ और थोड़ा और बेहतर तरीके से आपसे समझना चाहता हूँ कि ऐसी जीडीपी हासिल करके हम लोग क्या कर लेंगे जहाँ पे जो अमीर है वो अमीर रहेगा और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। नहीं तो पहली तो इस बात का, और आज भी इस पर आजकल क्योंकि बात चल रही है तो इस बात को साफ कर लेना चाहेंगे। ये भी तय है और उसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि जो इनइक्वालिटी पहले थी उससे अभी हमारी कम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हुआ है। और आज प्रोफेसर राम सिंह ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है सारे आंकड़े देते हुए, तो ये तो मानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारे यहाँ बिल्कुल डिग्रेडिंग पॉवर्टी थी, एकदम मतलब विषम गरीबी जो थी, तो मतलब लोग $1.5 पर डे पर भी जिनका गुजारा, बहुत लंबी संस्था थी, वो भी अब बहुत पहले से कम हो गई है। मगर अभी भी ये है कि 65% लोग हमारे यहाँ $3.5 के करीब आमदनी, रोजाना की आमदनी में अपना जीवन बिता रहे हैं। $3.5 का मतलब हुआ कि करीब मान लीजिए 250 या 300 रुपये रोज़ पे उनका पूरा गुजारा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गुजारा हो रहा है, क्योंकि उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, स्वास्थ्य वगैरह सब हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ। फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है, अच्छी राह पे हम लोग चल रहे हैं, ना काफ़ी है, मगर इतना काफ़ी नहीं है। इससे हमें और तेज़ी से बढ़ना है। हमें जो मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ वो ये कि मुझे कि जिस तरह से लोग इस समय एक तरह से बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए हैं कि भाई हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा लगता है आपको क्या? हाँ, लगने लगा है। क्यों लगता है आपको? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होनी चाहिए वो मैं सिर्फ प्रधानमंत्री और ऊपर के कुछ लोगों में देखता हूँ, बाकियों में देखता नहीं हूँ। जितने हमारे नौकरशाह लोग हैं वो अपना इत्मीनान से बैठे हैं, उनमें मैं कभी देखता नहीं कि उनमें कोई एक ललक हो, एक तरह की जो है वो आगे बढ़ने की, या और मगर सर नौकरशाह वही हैं, देश के हालात वही हैं, प्रधानमंत्री की ऊर्जा, उत्साह, उत्सव धर्मिता वही है। मैं आपको उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2024 में ही अपने भाषण में कहा कि हमारे देश में 2 चीज़ें कही उन्होंने। हमारे देश में एक तो ये कि उन्होंने कहा कि 60,000 से ज़्यादा हमारी रेगुलेटरी और कंप्लायंस बर्डन है। मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर को जो आदमी जो एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है, जो हमारा व्यवसायी काम कर रहा है, उसको हर तरह से जो है वो एक तरह से घेरा सा जा चुका है कि उस पर इतने सारा कंट्रोल हैं, रेगुलेशन वगैरह, उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करना है। इस सरकार ने 1200 पुराने ज़माने के, अंग्रेजी ज़माने के जो कानून थे वो हटा भी दिए। 60,000 तो अभी भी बाकी है ना। मैं उसके लिए कुछ 1-2 राज्य हैं जिसमें कि मैं काम देख रहा हूँ, जिसमें कि जो है वो ये इस बात का उत्साहपूर्वक काम हो रहा है कि भाई हमें रेगुलेशन हटाना है, इंस्पेक्टर राज ख़त्म करना है। और ये बात अब क्या, उसकी बात पता ये है कि अब जो एक तरह से जो आगे बढ़ने का जो जिम्मेवारी है वो मुझे लगता है वो राज्य सरकारों पे ज़्यादा आ गई है, और उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं
वो अभी इतनी है नहीं। और वो अच्छा, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना फिर तो। नहीं तो बात बढ़ाने की बात तो वही है ना। नहीं, केंद्र सरकार कर रही है जो मगर अब जैसे अब एग्रीकल्चर है, मेरा ये पूरे मानना, ये भी मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने इसको कई बार कहा है कि हमें ज़ीरो केमिकल फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि केमिकल फार्मिंग से जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें खाद्य पूर्ति दी, हमें सिक्योरिटी दी, मगर अब हालत ये है कि उससे सिर्फ जो है वो हमारी ज़मीन। तो सर डिस्करेज करिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को। हाँ, नहीं तो मगर वो कौन करेगा, कैसे होगी? सरकार करेगी। नहीं, सरकार, मगर बात तो ये है कि जब तक राज्यों से आवाज़ नहीं उठेगी तो केंद्र सरकार अपने आप कैसे कर लेगी? अब जैसे कि मैं आपको, तो उनको भरोसे में लेकर सरकार क्यों नहीं आगे चलती? तो भरोसे में लेके चलती है। कहीं सरकार तो चलना चाहती है, कोशिश करती है। उन्होंने जो पहले एग्रीकल्चर के लिए जो कानून बनाए थे, उन्होंने देखा नहीं हो पा रहे हैं तो वापस भी ले लिए। इसमें भी बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए ऐसा काम करना, मतलब दिखाता है कि वो सोच रहे हैं। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राज्य सरकारों से बात उठे कि भाई हम अपने अपने राज्य में जो है वो प्राकृतिक खेती को हम उत्साह देंगे और ये काम हम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को उत्साह देने के लिए, तो बात क्योंकि तो केंद्र में भी आ जाएगी, पर वो बात नहीं हो रही है। और आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारी जो ज़मीन है आज, उसकी हालत ऐसी हो गई है करीब करीब कि बिल्कुल मतलब जो है वो बंजर हो गया, समझिए बंजर हो गया। उसका एक उदाहरण है कि 1.5% कार्बन कंटेंट चाहिए होता है जमीन में उसको उपजाऊ रखने के लिए। आज हमारा राष्ट्रीय एग्रीगेट 0.3% है। 1.5 होना चाहिए, 0.3 है। तो इन्होंने इरमा में जब भाषण दिया तभी भी कहा, मगर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सर ब्यूरोक्रेसी में पहले आपने देखा, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी जी का एग्जाम्पल लेता हूँ, या मोदी जी के पहले रिजीम से मोदी जी 2 के एग्जाम्पल लेता हूँ। एपेटाइट जो है ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेट्स में, अभी नौकरशाह पे बात कर रहे थे हम लोग, वो एपेटाइट जो मोदी 1 में था ब्यूरोक्रेट्स में, वही एपेटाइट रिफॉर्म्स के प्रति मोदी 2 में है क्या, और मोदी 3 में वो चल रहा है या वो गायब है? कठिन सवाल है, क्योंकि मैं तो अब सरकार में हूँ नहीं, तो उसके मतलब एक नॉलेजेबल कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरा अपना जो परसेप्शन है कि वो कम हो गया है। वो कम हो गया, थकान सी आ गई है ब्यूरोक्रेसी में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरा अपना मानना है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए जो ऑप्टिमम सिचुएशन होती है ना, सबसे अच्छी, वो स्टेटस को होती है, जो आम ब्यूरोक्रेट। अब देखिए इसमें बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं। आज के जो कैबिनेट सेक्रेटरी, मैं उनको बहुत ऊंचे किस्म का ब्यूरोक्रेट मानता हूँ, जो कि करना चाहते हैं, किया है, करते रहते हैं। एग्री करता हूँ आपसे। इस तरह से हैं, इस तरह के लोग, है ना। मगर आम जो ब्यूरोक्रेट है वो चाहता भाई जैसे हैं वैसे बने रहें, चल जाए, तो मेरी अगली पोस्टिंग क्या होगी इसके बारे में मुझे पता लग जाएगा। तो वो जो है वो शीतलता अगर आप कहें, वो मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ हद तक दिख रही है। और वो जो एक जोश था भाई हमें कुछ कर गुजरना है, हमें देश को नए रास्ते पे ले जाना है, तो सर बड़ी चिंता की बात है। तो फिर नहीं, चिंता की बात है भी, और है तो है ही है, मगर साथ में ये है कि ज़्यादा बात है कि उस पर सोच विचार करने की कि क्या इसका समाधान क्या है। इसका समाधान क्या है, क्योंकि समाधान जो है वो मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो पहले इंडिया फाउंडेशन में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री की बात सुनकर, कि हम चाहते हैं कि हर ज़िले में ज़िले का डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट बने अगर, और ज़िले के लेवल पर अगर हम गवर्नेंस रिफॉर्म कर सकें कि ज़िले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिलाधीश और वगैरह, उनका पूरी तरह से उनकी एक जवाबदेही अगर आ जाए कि भाई तुम्हारे ज़िले में आज तुम्हारी पर कैपिटा इनकम 100 है, तो ये बताओ कि 5 साल में कितनी होगी। और 5 साल बाद तो दूसरा डीएम आ जाएगा ना सर। नहीं, वही बदलेगा, वही चीज़ बदलेगी ना। अभी तो 6 महीने में आता है, मगर ये मैंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सीखा, आकांक्षावादी डिस्ट्रिक्ट से सीखा, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से ये गुहार की कि भाई इन डिस्ट्रिक्ट में डीएम मत बदलो। तो वहाँ पे जो एवरेज टेन्योर था वो तिगना हो गया, 6 महीने से 1.5 साल तो हो गया कम से कम। तो वो 1.5 साल की जगह 4 साल भी हो सकता है। मैंने असम में कोशिश की है, उनसे MOU साइन किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने उनका डेजिग्नेशन तक बदलने की बात करी है। जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कहेंगे इनको, कलेक्टर नहीं कहेंगे, हम इनको
CEO कहेंगे, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर कहेंगे, क्योंकि वो अगर ऐसी की एक चीज़ हो जाए, आमूल चूल परिवर्तन हो, कि जो हमारे अंग्रेज हमें छोड़ ट्रेडिशनल अप्रोच से काम नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सर बड़ा दिल भारी सा हो जाएगा इसी बातें करें। हम लोग कुछ अच्छी बात पे चलते हैं, जहाँ पे विषय बदलते हैं। फर्ज करिए जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है सर पूरी दुनिया में, जियो पॉलिटिक्स जैसे चल रहा है, जैसे जियो इकोनॉमिक चल रहा है, जो पॉलिसी अनसर्टेनिटीज है स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में, वो बड़े प्रॉब्लम हैं हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को स्टॉल करने के में। नहीं है, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, और उसमें जो बड़ी चीज़ चल रही है वो ये है कि अमेरिका का जो हुक्मरान उरूज था, जो मतलब एक उरूज था, वो कम हो रहा है, दूसरे मुल्क ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले भी होता रहा है, अभी भी होगा, मगर हमारे अंदर अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी कुव्वत है, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स में, मेरी बात मेरी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे मतलब उनमें मेरा बहुत ज़्यादा वो है भरोसा है। उसमें इतनी काबिलियत है कि वो इस सब के बावजूद, उसमें एक बड़ी सिफत ये है कि वो कभी भी ना नहीं स्वीकार करता। तो जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी उसमें वो कोई अपना रास्ता बना लेंगे। और इस समय अगर हमारी ये हो जाए कि हम सरकार उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए लगे, तो हमें जियो पॉलिटिकल टेंशन से। सर ये मैं पढ़ रहा था महेंद्र देव साहब को, वो कह रहे हैं कि राइजिंग गवर्नमेंट, जो पीएम एडवाइजरी काउंसिल के मुखिया हैं, कि राइजिंग गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ विथ हैवी हेल्दी एक्सपेंशन इन प्राइवेट कंजम्पशन। और उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन शूट्स आर देयर इन, एंड आई मीन दैट इज द गुड न्यूज एज फार एज प्राइवेट कैपेक्स इज कंसर्न्ड। हाँ, ये जो आखिरी बात उन्होंने की ना, वो बहुत उत्साहवर्धक है, और मेरे पास आंकड़े नहीं है समझ के इस पर टिप्पणी, मोटी बात समझना चाहता हूँ सर। अगर देखिए, पहली बात मोटी बात ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जब बढ़ाया जाता है जबकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा हो, एक तरह का वो सबसे मतलब एक भरपाई करने जैसा है, भरपाई करने वाला बात है। पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर से ग्रोथ परमानेंटली नहीं बढ़ सकती। ये बात एक बात ये मानना चाहिए, बढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है, और इसलिए उसका नतीजा हमने देखा भी, मगर वो प्राइवेट सेक्टर की जगह नहीं ले सकता प्राइवेट कैपेक्स। और जैसा मोहन देव साहब कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने में उनको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, कि जैसे कि मतलब प्राइवेट कैपेक्स जो बढ़ रहा है, उसकी गति ज़्यादा बढ़ रही है, तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। और इसके ऊपर, इसके बेसिस पे, इसके बिना पर हम लोग ज़रूर अपनी आर्थिक गति को 6.5% से। सर यहाँ इंडस्ट्रीज कैश पे बैठे हुए हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कैश पे बैठे रहते हैं, 1 साल 2 साल इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं माहौल ठीक होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। सरकार का इंतज़ार करते हैं कि अच्छा सरकार ने पैसे लगाए तो उस सेक्टर में हम भी घुसेंगे। तो जब ये मानसिकता जिस जगह पे हो, वहाँ पे आपकी बात से वो कैसे सपोर्ट करेंगे? कैश पे बैठे, पिछले 1.5-2 साल से तो बैठे कैश पे। नहीं, मगर मोहन देव साहब जैसे कह रहे हैं कि उनको नजर जरूर आया हुआ कि बोरोइंग जो है बैंक से प्राइवेट सेक्टर की बढ़ गई है, ये इसी बेसिस पे उन्होंने कहा होगा, या फिर उन्होंने ये कहा होगा कि देखिए पहले 5 साल पहले जब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर ने अपनी बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो ठीक है। उन्होंने जो कोट किया सर वो है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स आर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड ओवर कैपेसिटी इन सम कंट्रीज लाइक चाइना। हाँ, तो अब अगर वो कह रहे हैं कि वो होल्ड बैक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तब तो देखना पड़ेगा कि शायद ग्रीन शूट्स उनके जो स्टार्टअप्स हैं या यूनिकॉर्न्स हैं उनमें नज़र आ रहे हैं। मगर बात यह है कि इस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने जैसे देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है, रियल एस्टेट में बढ़ गया है, मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी नहीं बढ़ पा रहा है जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। तो उसको बढ़ाने के लिए जो सरकार ने, मैं नीति आयोग में था, एक शुरू किया था PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सर बढ़िया कर रहा है वो, तो कर रहा है उसे, और बहुत अच्छा कर सकता है। 13-14 सेक्टर की बात है, तो उसमें जो भी सरकार का जो एलोकेशन है, वो जैसे एप्पल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, कितना अच्छा हो गया उसकी एक्सपोर्ट वगैरह। तो ऐसे ये 13 सेक्टर और हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर की मैंने जो सुना है वो ये कि काफ़ी अच्छी जो है वो आई है, उन्होंने पहल करी है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में हुआ है, टेक्सटाइल में हुआ है वगैरह, तो फार्मास्यूटिकल्स में हुआ है। इसी तरह से सरकार ने वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इस्तेमाल करी कि अगर आप रोज़गार बढ़ाते हैं तो आपको हम एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव देंगे। ये जो इस किस्म की
सरकार की जो स्कीम्स हैं उससे मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर के बढ़ने से ही हमारी आर्थिक गति तेज होगी और बढ़ेगी। और मुझे और दूसरी चीज़ ये है कि मैं और इसका मुझे एम्फेसिस देना ही चाहिए कि जो हमारी नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर हैं, जो मतलब 100 यूनिकॉर्न जो हमारे यहाँ बन गए, जो हमारे जो बहुत बड़ा स्टार्टअप कल्चर बना है, उसमें बहुत ऊर्जा है, उसमें बहुत ऊर्जा और उसमें बहुत आशाएं भी हैं और बहुत बहुत कुछ मुमकिन है। और मुझे लगता है कि उन्हीं में हम देखेंगे कि बहुत कई नए ब्रेक थ्रूज आएंगे क्योंकि लोग वैश्विक बाजार में भी अपनी साख बना लेंगे। सर, नीति आयोग में आप थे, बड़ी जिम्मेदारी में आप रहे, काफ़ी अच्छे काम किए आपने जब वहाँ रहे। आप लोगों के उस सेट ऑफ पीपल, नीति आयोग का सर, नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में उन्होंने कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, रीबिल्ड किया, कुछ भी एक नाम आप दे दीजिए इसको, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा हुआ है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो हुआ कि प्लानिंग कमीशन बिल्कुल एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। ना प्लानिंग करता था, ना वो इन्वेस्टमेंट करता था, सिर्फ जो है वो सरकारी एलोकेशन करने के काम में जुटा रहता था। तो वो बदल गया, उसकी जगह एक थिंक टैंक आ गया है जिसमें नए विचार आए, नए आइडियाज़ आए। एक मिसाल के तौर पे अटल इनोवेशन मिशन जो हमारे नीति आयोग में था, जिसका मैं अध्यक्ष था, हम लोगों ने 5 साल में करीब 15,000 टिंकरिंग लैब्स लगाए स्कूलों में। हम लोगों ने 72 इंक्यूबेशन सेंटर लगाए। ये सब नई चीज़ें हुई जैसे कि हमारे बच्चों को आगे सोचने का मौका मिले। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। आकांक्षावादी ज़िले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा एक मॉडल बन के आया कि कैसे आप बिना ज़्यादा पैसा खर्चा किए आप जो है वो गवर्नेंस के रिफॉर्म के थ्रू आप जो नीचे ज़मीन पे दिख रहा है क्या? ज़मीन पे दिख रहा है, चेंजेस जो हुए ज़मीन पे दिख रहा है, वो दिख रहा है। सर, ये बताइए कि जो हमें एक सवाल बार बार उठता है, आपके जैसे जो अर्थशास्त्री हैं उसमें से या तो चुप बैठे हैं या फिर जो बोलते हैं उसमें शायद क्लैरिटी नहीं आती। कम से कम एक सरकार के डेटा पे सवाल उठता है कि सरकार का जो डेटा है वो संपूर्ण नहीं है, हाफ बेक्ड है, हाफ इन्फॉर्म्ड है। यहाँ पे डेटा सिस्टम को कौन कहता है ये? मुझे समझ, अब जैसे कि सरकार ने जो सरकार में अब जो अपोजिशन लीडर है वो कहते हैं उनका काम है, तो वो ये तो कहने चाहिए। अब जैसे PLFS है जी, ना, जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हर महीने हर 3 महीने में निकलने लगा है, हर महीने में निकलने लगा है, व्यापक सैम्पलिंग होती है। तो और अभी जो हमारे जो मॉस्पी के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो हेड हैं अभी सौरभ गर्ग जी, बहुत बढ़िया मतलब काबिल आदमी है, स्किलफुल आदमी है, नए दिशा दे रहे हैं उसको। अभी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे कर ही लिया उन्होंने, 22-23 का निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि जो कि ये कहते हैं कि ये डेटा गड़बड़ है, ख़राब है, वगैरह वगैरह। और उसमें एक काम बस जो करना चाहिए हम लोगों को भी, वो ये कि जो अलग अलग सोर्सेज हैं डेटा के, अगर उनमें कोई अंतर दिख रहा हो तो उसको एक साथ बैठा के फिर देख लेना चाहिए और बात कर लेना चाहिए। अब हमारा जो डेटा है सरकार का, वो वर्ल्ड बैंक और IMF और WTO और OECD तो मानती हैं। तो अगर वो मानती हैं तो अगर हम चीन का डेटा मान सकते हैं तो अपना क्यों नहीं मान सकते? सर, बैंक भी डेटा पे करते हैं। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बैंक्स आजकल GDP फोरकास्ट करते हैं, जैसे स्टेट बैंक है, जैसे IDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक, इनके सब चीफ इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। 12, 15, 10, 20 लोगों की टीम होती है, वो पूरा देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती है। क्या जो स्टेक होल्डर जो मनी लेंडिंग में है उसको GDP फोरकास्ट जैसे करने से बाहर आ जाना चाहिए, आने की ज़रूरत है? और जब भारत सरकार कर रही है GDP पे बात, RBI कर रही है, तो इतने सारे वर्कफोर्स लगे हुए हैं, इतना बड़ा मास वर्कफोर्स लगा हुआ है सरकार के बिहाफ पे डेटा इकट्ठा करने। इन बैंकों को के डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को नल एंड वॉइड करने की ज़रूरत है, नहीं मानने की ज़रूरत है, नहीं करना चाहिए? क्यों ज़रूरत है? क्यों? आप मनी लेंडिंग में आप हैं, आप साहूकार हैं कायदे से, तो आप इस देश के एक्सपेंशन कैसे होगा इस पे आप फोरकास्ट करेंगे? एक्सपेंशन कैसे होगा उस पर नहीं बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन कितना होगा उस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेंशन कितना होगा ये कर रही है ना सरकार। नहीं तो सरकार कर रही है, हम अपनी तरफ से भी करेंगे, क्योंकि हमें अपना कितना क्रेडिट हम दें
जितना पैसा हम बाजार में लगाएं। सर किसके फोरकास्ट को हम सही मानेंगे, आरबीआई के? नहीं, इसलिए सबसे अच्छा होता है कंसेंसस फोरकास्ट ले लेना, क्योंकि हमेशा आता है, हर अखबार में आता है, हर समय आता है, पूरी दुनिया में चलता है यही कि जितने लोग कर रहे हैं उन सब का ले लीजिए और उनका कोई एक एवरेज निकाल के कहिए कि भाई कितना होगा, और आप देखेंगे ज़्यादा फर्क होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में ये कहा जा रहा हो कि 6.5% जो है वो सरकार कह रही हो, कुछ ना ये कह रहा हो कि 4% ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ फर्क होता है, 6.5 नहीं, कोई कह देता है 7 होगा, कोई कहता है नहीं भाई जो है वो 5.8 होगा, इस तरह की बात। तो वो उनका अपनी वजह से उनको करना पड़ेगा ना, ये कि कितना पैसा वो क्रेडिट बाहर दें, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट का इज अ पार्ट ऑफ देयर रिस्क एनालिसिस। आप क्या ये कह रहे हैं कि इवन अगर दो बैंक भी करते हैं तो उसमें ज्यादा का फर्क नहीं होता, बहुत मामूली नहीं होता। सो कंफ्यूजन को कम्युनिकेशन से दूर कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं, और कंसल्टेशन से। ठीक है सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आते हैं। आपने थोड़ा सा इशारा किया, हम और थोड़ा डिटेल आंसर चाहते हैं आपसे कि स्टेट लेवल पे अपने उस तरफ इशारा किया था। स्टेट लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट लेवल पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, या तो काम हो रहा है बहुत थोड़ा है, लोग समझते नहीं हैं, स्टेट को लगता है कि नहीं ये सेंटर की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे सब्जेक्ट सेंटर के हैं नहीं। ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आना चाहिए था, जो एडिक्वेट रिजल्ट आना चाहिए था, वो नहीं आता है। बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत बिल्कुल ठीक बात है। और मैं कैसे कहूँ ये कि इस चीज़ को तो जितनी ज़्यादा गहराई से देखा जाए उतना ही अच्छा है जी, क्योंकि राज्यों में अभी बहुत पुराने कानून बने हुए हैं। जैसे कि मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली राज्य में ही होता है कि आपके स्कूल के लिए चाहे 4 साल की वेटिंग लिस्ट हो, और हर साल आपको एक एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आपका स्कूल ज़रूरी है, एसेंशियल है, अब इसकी क्या दरकार है, क्या आवश्यकता है। तो हर राज्य में, और इस पर काम अब शुरू, मगर अच्छी चीज़ ये खबर ये है कि इस पर अभी काम अच्छा शुरू हो गया है, और कई राज्यों में इस बात की जो है वो अब अवेयरनेस है कि अगर हमें निवेश कराना है तो हमें निवेशकों के रास्ते में जो रोड़े हमने लगा रखे हैं उनको हटाना ही पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस अब आ गई है, और मुझे लगता है कुछ राज्यों में इसमें आपको पहल भी हुई है, और बाकियों में जो है वो मेरे ख्याल में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, मगर होना आवश्यक है। सर एक डेटा है जो 2024 में कहता है, जो एफडीआई इनफ्लोज है वो 1509 बिलियन यूएस डॉलर रहा, 2219 हो गया 2015 में 2219 था, 2219। ये आज देव साहब कह रहे थे कि ये ग्लोबल एफडीआई स्लोइंग डाउन क्वेश्चन मार्क विल रिमेन लाइक दिस ओनली, व्हाट डू यू थिंक? अभी तो फिलहाल कम रहेगा ही, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी बना दी है और हो गई है जिस समय, तो इस समय निवेशक जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इस समय बहुत कॉशियस हो गया है, और कॉशियस होने की वजह अभी अंकटैड की भी एक रिपोर्ट निकली है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसे कहते हैं। 3 रिपोर्ट अभी हाल में वर्ल्ड बैंक की भी निकली है, तीनों में दर्शाता है कि पहले से ये जो एफडीआई की गति है वो कम हो गई है। और इसमें जो हमारे लिए जो थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अभी हाल में मैंने पढ़ा है वो ये कि हमारा जो नेट इनफ्लो है, मतलब हिंदुस्तान से अब लोग बहुत ज़्यादा बाहर भी निवेश करने लगे, और बाहर से भी आ रहा है, तो जो नेट है वो हमारा बहुत कम हो गया है। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें देखना चाहिए कि क्यों बाहर से जो आ रहा है वो तो खैर चलिए दूसरों के ऊपर निर्भर है, और हमारे यहाँ से बाहर क्यों जा रहा है। इस पर संजय बारू साहब ने भी एक किताब भी लिखी है, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल, मतलब ये कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं वही देश छोड़ के जा रहे हैं, उस पर हमें एक निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये तूल पकड़ गया तो अच्छा नहीं है। सर बहुत गडमड है सर, खासकर जनवरी में ट्रम्प साहब के आने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे कि दुनिया दूसरी होगी, अब लग रहा है दुनिया दूसरी हो गई है। चाइना +1 पॉलिसी विल बेनिफिट अस, ये लोग बोलते थे। इस पर नीति आयोग में जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने भी इस पर कहा कि ये हमें बेनिफिट करने जाएगा। उन्होंने बहुत सारी बातें इसी कही, एक आध बार जो विवाद भी इस पर रहा। तो क्या चाइना 1 पॉलिसी अब जबकि हालात पूरे बदल गए हैं, जब ऐसे लगता है कि अमेरिका के लिए चाइना और भारत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसे में चाइना +1 पॉलिसी इज गोइंग टू बेनिफिट अस?
नहीं, देखिए उसका वो जो चाइना +1 है वो बात है अमेरिकन प्राइवेट इन्वेस्टर का चाइना के लिए के प्रति परसेप्शन, और उनमें जितने भी हैं जो उनसे मैं मिला हूँ वो सब अपना चाइना का रिस्क कम करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना काफ़ी हावी हो गया है। और वो इसलिए, और दूसरी तरफ ये भी है कि एक अमेरिका में भी है कि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही कि भाई हम चाइना पे बहुत बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो इन्वेस्टर जो है वो अब चाइना का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है सरकार की। और वो जो खोज है उसमें हिंदुस्तान पर नज़र है ही है। तो इसीलिए कुछ राज्य हैं जैसे कि जो कि उस पर काम कर रहे हैं, कैसे उन निवेशकों को अपने राज्य में अट्रैक्ट कर सकें। तो हमारा चाइना +1 हमारा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि निवेशक चाइना का विकल्प ढूंढ रहा है। तो हम उस विकल्प में शामिल हों, इसके लिए हमें थोड़ी कोशिश करना है, वरना ये होगा कि बाकी लोग वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह वो बाजी मार ले जाएंगे। तो हमें मगर हमें उसके लिए हम उसके आसपास पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए, हमें और कोशिश करनी चाहिए। सर, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने फ्लैट वर्ल्ड की बात कही जी। मुझे भी याद नहीं है कि वो कब का इंटरव्यू है, मैं भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए। बहुत पहले का होगा, क्योंकि अब तो वर्ल्ड फ्लैट नहीं रही। जो मैं वही कह रहा हूँ कि फ्लैट थॉमस फ्रीडमैन, दोनों चीज़ें खत्म हो गई, बड़ी मशहूर। तो अभी वर्ल्ड इज नो लॉन्गर फ्लैट, थॉमस फ्रीडमैन साहब ने खुद ही कह लिया बड़े दुख के साथ, जब उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो गई है। उनको जरा वो किताब वापस लेनी नहीं चाहिए उनको। नहीं, वो किताब तो खैर कोई वापस। दूसरी चीज़ जो और बड़ी थी कि फुकुयामा ने ये कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री, तो मतलब हिस्ट्री बंद हो गया, अब तो अमेरिका बन गया, सब लोग मान गए कि अमेरिका ही हमारा जो है वो नेता है, और जो अमेरिकन स्टाइल है वही चलेगा। तो वही बंद हो गई, क्योंकि अभी हिस्ट्री भी तो उसमें हमने जो हमारी जो किताब अभी आई है इसका नाम है एवरीथिंग ऑल एट वंस, उसमें हमने यही एक ख़ास बात कही है कि जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ नॉट एंडेड, अभी फिर शुरुआत हो गई है, और बल्कि आने वाले अब जो चल रहा है दौर, उसमें तो हमने कहा है कि 6 इतने बड़े बड़े ट्रांजिशन एक साथ हो रहे हैं, जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, ये कभी पहले इतिहास में देखे ही नहीं गए, एक साथ हो रहे हैं, वो इस समय हो रहे हैं। और हमें उन ट्रांजिशंस के लिए हमें अपनी नीतियाँ तैयार करनी है, और हमें उनसे उलझने उनसे टैकल करने के लिए हमें फिर से उसका नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और उसमें हमने जो बात कही है वो दो है कि एक तो ये कि बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट डू, कि हमें, और दूसरा ये कि हम उधार लिए हुए मॉडलों पर हम लोग नहीं चल सकते। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपना जो लक्ष्य है वो ये बनाना चाहिए कि 1850 में जो हमारा विश्व में शेयर था 18%, वो हम कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे। कब था 18% सर? 1850 में ठीक है, हमारा 18.5% था, और अगर हमें 2050 में वहाँ तक पहुँचना है तो हमारी अर्थव्यवस्था हमारी $36 ट्रिलियन की होनी चाहिए। क्या हम उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं? तो वो इसके कुछ और सेलिएंट फीचर्स बताएंगे? इसके सेलिएंट फीचर्स ये, जैसे मैंने कहा कि 6 जो ट्रांजिशंस हैं उनका हमने विश्लेषण किया है। उसमें जैसे कि हमने कहा है कि अब जो ये पैक्स अमेरिकाना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रहा था, वो अब वो जो है वो अस्त होता दिख रहा है। और अगर वो अस्त होता दिख रहा है तो उसकी जगह क्या उभरेगा और कैसे उभरेगा, और उसमें चीन का रोल क्या रहेगा। दूसरी बात ये कि ट्रांस अटलांटिक जो बात बनी 200 साल 1750 से अभी तक 1850 से, और वो फिर वही ट्रांस पैसिफिक बन रही है, एशिया बन रही है, राइज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। अभी जो आने वाले सालों में चाइना, इंडिया और एशिया के जो हमारे देश हैं वही जो है वो उर्स पे होंगे, ग्रोथ पर होंगे। दूसरी चीज़ ये, और तीसरी चीज़ ये कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को हमें मानना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि हमारे जो काफ़ी जो लोग हैं वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर सी लेवल 6 इंच भी बढ़ गया तो आधा बांग्लादेश हमारे देश में होगा। और साथ में अगर हिमालय की जो बर्फ ग्लेशियर पिघल गया जो रहे हैं 0.5 मीटर्स पर डे के हिसाब से पिघल रहे हैं। केदारनाथ
कि आप पिक्चर देख के आप समझ जाएंगे। जी जी। अगर वो हो गया तो हमारे ऊपर क्या आए, तो उसका हमें ध्यान देना चाहिए। ये इसकी खास बात है। जो उथल पुथल चल रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था में, वो क्या टेम्पररी है? कितने साल चले तो टेम्परेरी होता है सर? टेम्पररी मतलब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि चलेगी, 1 साल 2 ये साल चलेगी, 4 ये साल 5 चलेगी साल? अभी, ये चलेगी। क्योंकि वो जो बात थी पहले की कि एक ही सुपर पावर है और एक ही हेजेमॉन है, वो अब खत्म हो चुकी है। तो इसलिए ये जो उथल पुथल है वो चलती रहेगी। और इसके जो केंद्र हैं वो शायद थोड़े बहुत बदलते रहें, मगर क्योंकि देखिए अफ्रीका है, एशिया है, वो राइज कर रहा है। उसके राइज में लोगों को परेशानी होगी, लोग देखेंगे, तो उथल पुथल तो रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हिस्ट्री इज नॉट डेड। क्योंकि हमारे साहब की बात है वो, क्योंकि हिस्ट्री बन रही है, लगातार बनती जा रही है और बनती रहेगी। तो भारत के खिलाफ तिरछी निगाह रहेगी अभी पूरी दुनिया की? भारत के खिलाफ ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है। नहीं, कुछ लोगों की रहेगी ना, और हमें तो वो लोग ढूंढना है जिनके जो कि इस तरीके का फायदा उन्हें भी हो और हमें भी हो, और ऐसा हो सकता है। ये तो एक विन विन हो सकती है चीज़। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस अभी आपको इंडियन इकोनॉमी में क्या दिखता है, जो इमीडिएटली ट्रिगर जो इमीडिएटली टैकल करने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो हमारी अभी हो गई है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इतना अच्छा हुआ है पिछले 10-12 साल में कि बहुत ही बढ़िया। और दूसरा ये कि जो बड़ी स्ट्रेंथ हमारी है वो है टैलेंट, ह्यूमन टैलेंट। तो पहले तो स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे चाहिए। और तीसरा जो है वो हमारा निजी निवेशक, प्राइवेट सेक्टर। और जो मुश्किल है वो एक तो है हमारी हायर एजुकेशन की, जो हमारी रूपरेखा इस समय हालत है, जिसमें कि सरकार ने बनाई है पॉलिसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होते होते वो बड़ी चीज़ है। फिर स्टेट को बीच में आना पड़ेगा, स्टेट को करना पड़ेगा, जो तो वो है। और दूसरा जो है वो हमारा वो दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो अगर उसने अपनी दिशा नहीं बदली तो मेरे ख्याल में हम लोगों को बहुत जल्दी ही हमारी जो है वो पर्यावरण और आर्थिक गति दोनों में ही फर्क पड़ेगा। ये बात समझना चाहिए हम लोगों को कि विश्व के इतिहास में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने कि अपनी आर्थिक प्रगति और पर्यावरण की रक्षा एक साथ की हो। सबने पहले कहा कि आर्थिक प्रगति कर लो, पर्यावरण देखा जाएगा। हम वो कर नहीं सकते, हमारे लिए वो रास्ता, वो विकल्प हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि जो हालात इस समय है। तो अगर वो करना है हमें, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कैसे हम इन दोनों को ट्रेड ऑफ ना बना के कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, और क्या नई तरह से सोचें। आपने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए? 3? 2 के साथ किया मैंने। नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में काम किया और मोदी जी के सामने, और मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में इकरेल में था, तो हमारा बहुत रिश्ता उनसे बना रहता था। औपचारिक मुलाकात बीच में होती रहती थी, सजेशन लिए जाते रहे होंगे आपसे। क्या फ़र्क है सर 3 प्रधानमंत्रियों के बीच में काम करने का? स्ट्रेंथ बताइएगा। हम लोग आज उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ मैं इसमें सिर्फ नरसिम्हा राव साहब की जो स्ट्रेंथ हुई थी कि वो दूसरों को काम करने देते थे, उन्होंने करने देते थे, फ्रीडम दे रखी थी कि जो अपना करें, तो उसमें अच्छा हुआ। और हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनकी जो बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये कि वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और कोई भी विचार उनके लिए जो है वो ये नहीं है कि वो जो है वो अछूत की तरह व्यवहार नहीं करते ना। आप कोई भी सुझाव लेके जाएं और उसमें अगर उनको दिखा, और मगर बहुत ही पैनी नज़र जो है वो ज़मीनी सच्चाई पर रहती है और इम्प्लीमेंटेशन पर रहती है। इतना मैंने कहीं किसी को देखा ही नहीं कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन पर। इस देश की जो तस्वीर बदली सर, वो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के होने के चलते, या नरसिम्हा राव साहब के प्रधानमंत्री होने के चलते, या देश की ज़रूरत के हिसाब से? ये तो आप जैसे कहते हैं एक रथ के 2 पहिए, तो कौन सा ज़्यादा मजबूत है? वो दोनों पहिए ही थे तो चल रही थी। सर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, बहुत मौजू है, कि इंडिया कैसे कैपिटलाइज करेगा जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी में? फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फॉर एग्जांपल जो प्रेशर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एरिया में, हम उसको कैसे कैपिटलाइज करें देश के हित में, देश के बेनिफिट में, देश के प्रॉफिट में, देश की इकोनॉमी को के एक्सपेंशन में, वर्क फोर्स कैसे बढ़ाएं, स्किल कैसे करें उसको? कितने सारे सवाल पूछ लिए, उसका अगर एक जवाब अगर है तो ये है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलना। एक सबसे बड़ी बात ये है
कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो 15 साल और 25 साल के बीच में, उसमें कई आंकड़े ऐसे आए हैं जो कि थोड़े परेशानी के हैं कि उसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है वगैरह वगैरह। ये सब हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है और इस ह्यूमन रिसोर्स को हमें एआई के ज़रिए हमें ट्रेन करना चाहिए जिससे कि वो आने वाले दिनों में जो है वो उनके पास मल्टीपल स्किल्स हो और वो काबिलियत हो कि वो एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ करने में आगे बढ़ सकें। और अगर हमने इस ह्यूमन रिसोर्स को अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है ह्यूमन कैपिटल में बदल लिया, और वही एक तरीका ही है और दोनों उसमें शामिल हैं, पुरुष और महिलाएं। तो जैसे महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट है, तो मेरे ख्याल में अगर मैं मानूँ तो उनके स्वास्थ्य की बात, उनकी पढ़ाई, तो सबसे बड़ा जो हमें काम करना है वो यही है कि कैसे हमारा नौजवान और नवयुवती देश के प्रगति में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे कब? 2030 तक। कितने? 7 ट्रिलियन। हाँ, बन जाएंगे, और 8.5% चलेंगे तो बिल्कुल ही बन जाए। 6.5 पे शायद ना बन पाए, मगर 8.5 तो 8.5 हमें करना ही चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर बात करने के लिए हमसे। ओके, थैंक यू।